नमस्कार दोस्तों, आज जिस वीडियो पे बात करने वाले हैं थोड़ा गंभीर है और इसको समझना करीब से। और इस पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं, मैं बहुतों को सुनता हूँ आके जब वो कमेंट करते हैं मेरे वीडियो में कि भाई भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता, जहाँ पे न्याय नहीं होता और हर किसी के साथ अत्याचार होता है। तो उन्हीं के लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो लेके आया हूँ ये वाला, जिससे कि उनकी आंख खुल जाए कि जब आप इस बात को कहते हो तो कितने गलत हो, कि भारत देश के प्रति अगर आप ये धारणा बना रहे हो हमारे भारत देश में रह के, तो ये कितना गलत है। आज मैं आपको एक ऐसे ही केस के बारे में बात बताने वाला हूँ जिसमें दो हैं, एक लड़का है एक लड़की है, जो पति पत्नी है, जिनकी शादी होती है और इसके बाद ये अपने हनीमून पे जाते हैं कतर। तो इनका नाम है मोहम्मद शरीक और ओनिबा कुरैशी। तो जब ये अपने हनीमून पे कतर के लिए जाते हैं तो इसमें क्या है पूरा मामला बताता हूँ। इनकी शादी होती है, जो इनकी आंटी है वो कहती है, तबस्सुम नाम है, तो वो कहती है कि भाई मैं स्पॉन्सर करूंगी आपके हनीमून की भैया ट्रिप, आप प्लीज़ जाइए। तो इनका जो ये शरीक है ये मना कर देता है कि नहीं जाने को, है ना। लेकिन वो क्या फोर्स करती है बहुत, और एक दिन क्या करती है वो इनकी बुकिंग कर देती है, टिकट कर देती है, वहाँ पे रहने खाने पीने सबकी व्यवस्था कर दी जाती है कि कहीं पे भी उनका कुछ खर्चा ना हो। लेकिन वो उसके बाद भी मना करता है शरीक, लेकिन वो कहती है कि सारा का सारा जो पैसा लग चुका है वो बर्बाद जाएगा, आपको जाना चाहिए। इसके बाद शरीक और वो ओनिबा मान जाते हैं कतर में अपने हनीमून के लिए और फिर वो रेडी हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि उनकी जो आंटी है वो आती हैं और इनको एक पैकेट देती है और उस पैकेट में कहती है मानिक चंद का जर्दा है और ये जर्दा वहाँ पे जो उनके रिलेटिव हैं उनको देना है क्योंकि वहाँ पे मिलता नहीं है और वो यहाँ से मंगाना चाह रहे हैं, तो ये प्लीज़ दे देना। तो ये बात होती है, उसके बाद वो चले जाते हैं। जब वो वहाँ से निकलते हैं तो बेंगलोर से इनकी फ़्लाइट होती है, बेंगलोर, क्योंकि ये मुंबई का पूरा मामला है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये मुंबई की एक कपल है और यहाँ से पहले ये बेंगलोर जाते हैं और बेंगलोर से ये फ़्लाइट पकड़ते हैं कतर के लिए। अब जब कतर में लैंड होते हैं तो क्या होता है कि कस्टम वाले इनको रोक लेते हैं। अब कतर का देखो कानून बहुत सख्त है, ऑब्वियस सी बात है। अब इनके वहाँ पे जब मिलता है ड्रग्स, इनके बैग में ड्रग्स मिलता है जो हैशीश मिलती है, तो उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तभी ऑन द स्पॉट। और जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जब इनसे पूछा जाता है तो ये बिल्कुल मानते हैं वो बैग हमारा है जिसके अंदर वो था। तो वो कहते हैं ये जो सब्सटेंस है ऑब्वियसली बात है ड्रग्स है, कहते हैं लेकिन वो हमारा नहीं है। लेकिन जैसा कि ये मानते हैं कि वो बैग हमारा है बट वो सब्सटेंस हमारा नहीं है, ड्रग्स हमारा नहीं है, तो कोर्ट इस पर नहीं मानता और इनको 10 साल की सज़ा सुना देता है। तो 2019 जुलाई का ये मामला है, ठीक है। तो 2019 जुलाई में जब इनको गिरफ्तार किया जाता है 10 साल की जेल हो जाती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। बाद में जब इनकी बात होती है घर पे, जब फ़ोन करने का इनको मौका मिलता है तो पता लगता है गिरफ्तार हो चुके हैं कतर में। जब इनके पिताजी वहाँ मिलने जाते हैं तो वो जो शरीक है वो पिताजी को एक फ़ोन देता है और उस फ़ोन के अंदर एक रिकॉर्डिंग होती है। वो रिकॉर्डिंग होती है उस आंटी से बात की, यानी कि जाने से पहले ये जो अपनी आंटी से फ़ोन पे बात होता है तो ऑटो कॉल रिकॉर्ड का जो फीचर होता है इस फ़ोन में होता है और कॉल रिकॉर्ड हो जाती है। तो तबस्सुम से जो बात हुई थी उसके अंदर ये आंटी से पूछते हैं कि भाई ये जो आपने दिया है कहीं इसमें गोल्ड तो नहीं है, कि ऑब्वियस ही बात है कि गोल्ड जो होता है सोना, तो स्मगलिंग करते हैं बहुत से लोग, तो कहते हैं ऐसा कुछ तो नहीं है। बोलती है ऐसा नहीं है और इस तरीके से बात होके वो पूरा हो जाता है मामला। वो बताती है कि इसमें जर्दा है और ये देना है, तो वो बोलते हैं ठीक है और फिर वो चले जाते हैं। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे जो शरीक था और ओनिबा थी उनको नहीं पता था कि भैया इसके अंदर ड्रग्स है और उसकी सप्लाई हो रही है। उनको यही लगा कि उनकी आंटी है, भरोसा करके जर्दा दिया होगा जो आगे ले जाके देना है। तो यहाँ पे ये पूरा मामला रहता है। जब वो भेजते हैं वो यहाँ पे आते हैं और मुंबई पुलिस के पास संपर्क करते हैं। तो मुंबई पुलिस कहते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि विदेश का मामला है, कतर में और हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। तो मुंबई पुलिस यहाँ पे अपना पलड़ा झाड़ लेती है। तो ठीक है, इसके बाद वो जाते हैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास, राकेश अस्थाना जो डायरेक्टर है इसके, उनसे मिलते हैं और फिर वो इसको गंभीरता से लेते हैं और आगे केपी मल्होत्रा को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो केपी मल्होत्रा के पास इसको भेजा जाता है, रिकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें, तो पता लगता है धीरे। तो कोरोना का आ जाता है उस टाइम पे, बाद में कोरोना आ गया था तो थोड़ा सा केस स्लो हो जाता है, लेकिन उसमें इनको ये पता लगता है कि जो पूरा जालसाजी चल रही है ये इंडिया में ही है, ये पूरा ड्रग्स का, और वो गलत तरीके से फंसे। उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन रहती है तो उसमें बता दूं इन्हें पता लगता है निजाम कारा करके एक व्यक्ति है जो पूरा इस धंधे को चला रहा है, और तबस्सुम जो उनकी आंटी है और दूसरे लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है कि एक पूरा का पूरा रैकेट चल रहा होता है ड्रग्स का। और इसमें ये शरीक जो है और जो उनकी पत्नी ओनिबा है जबरदस्ती फंस जाते हैं।
तो अब भाई ऑब्वियस सी बात है, एनसीबी के भी ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता, एनसीबी भारत में कर सकता है बट कतर में कुछ नहीं अपना कर सकता। तो वो यहाँ पे अब पीएमओ को, होम मिनिस्ट्री को लिखते हैं कि वहाँ से मदद मांगी जाती है कि भाई आगे बात की जाए। तो भाई जब लिखा जाता है तो वो वहाँ पे कतर में बात की जाती है होम मिनिस्ट्री के द्वारा हमारा। और जब ये कांटेक्ट होता है कि ये पूरा एक मसला है, हमारे 2 इंडियन वहाँ पे जेल में बंद है जबकि वो निर्दोष है, और जो भैया असली गुनहगार है उनको भारत में पकड़ लिया गया है, जिन्हें उन्हें फंसाया गया है। तो इसके बारे में सारे सबूत जो होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे फॉरवर्ड किए जाते हैं कतर में वहाँ पे। और इसके बाद दोबारा हायर कोर्ट में ये सुनवाई होती है, कोर्ट बैठती है और वहाँ पे हायर कोर्ट सारे सबूतों को इनको देख के बोलता है, जो निचली कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई थी 10 साल की, वापस से इसके ऊपर कोर्ट बैठे। तो भाई क्या होता है कि 10 साल की सज़ा के ऊपर वापस से निचली कोर्ट बैठती है और जो सारे सबूतों को इनको देख के फाइनली ये फैसला आता है कि भाई इनको छोड़ दिया जाए, ये निर्दोष है और जो असली गुनहगार है वो भारत में कैद है। तो एक अच्छी खबर है। और इससे आपको क्या सीख मिलती है? जो हमारी एजेंसी है जो न्याय के लिए बनाई गई है उस पर हम कितना शक करते हैं। उनका क्या जाता, एक कतर में 2 जने कैद थे। भाई हमारे भारत में इतनी चीजें जब आप बोलते हो इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन 2 भारतीयों को इंसाफ दिलाने के लिए आज उन्होंने भैया कितना प्रयास किया। उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन रन करी, अंडर कवर जाके काम किया, और जब भैया गुनहगारों को पकड़ लिया तो अपनी रिपोर्ट तैयार करके 2 साल का समय जरूर लगाए। 2019 का मामला था, आज 2021 हो चुका और होली पे ये फैसला आता है। अब थोड़े दिन और लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अभी कागजी कार्रवाई चल रही है, बट वो फाइनली भारत लौट आएंगे। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पूरी कथा से है, पूरी कहानी से आपको यही समझ में आता है कि भाई अंत में जीत सत्य की होती है। अगर आप सही हो, आपको कितना ही भैया प्रताड़ित करने की कोशिश की जाए, लेकिन आप हार नहीं सकते, आप जीतोगे जरूर। तो यार दोस्तों, ये जो हम बात बात में कह जाते हैं, भावनाओं में कह जाते हैं भारत देश के प्रति गंदा, अच्छा नहीं, ये कहना बंद करना चाहिए। हमें अच्छी चीज़ों को भी देखना चाहिए। अगर यहाँ पे बुराई है तो अच्छाई भी है, लेकिन हम क्या करते हैं, बुराई को बहुत जल्दी पकड़ते हैं और बुराई का व्याख्यान करते हैं, है ना। लेकिन इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि भाई हमारे देश में काबिल अफसर हैं, राकेश अस्थाना, जिन्होंने इसको गंभीरता से लिया, नहीं तो वो भी टाल सकते थे। भैया हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, आप डायरेक्ट जाके सरकार से संपर्क करो। अगर वो अपने लेवल पे इस चीज़ को नहीं देखते तो क्या होता, आप इस चीज़ को समझो। जब उनके पास पिताजी पहुंचते हैं शरीक के, तो वो क्या कह देते भाई हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। ऑब्वियस ही बात है, अगर इंडिया का कोई मामला होता, किसी सिटी में अगर गिरफ्तार हुए होते तो हम मदद भी कर सकते थे। लेकिन इसमें आप प्रधानमंत्री जी से मिलो या फिर होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय में जाके मिलो, तो वो आपकी मदद कर पाएंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं कहते, वो पलड़ा नहीं झाड़ते, वो अपने लेवल पे इस केस को लेके इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जब पूरा का पूरा केस सॉल्व हो जाता है, जब वो दोषियों को पकड़ लेते हैं, उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड करते हैं और इसमें भैया मदद मांगते हैं और मदद मिलती है। तो ये समझने वाली बात है दोस्तों कि हमें कभी भी हारना नहीं है, हमें भैया लड़ना है। अगर उनके पिताजी, परिवार ये सोचता है सब खत्म हो गया तो आज कुछ नहीं होता। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पूरे मामले में समझ में आया होगा कि आखिर क्या पूरा मामला है, कैसे हमें प्रयास करना पड़ेगा जीत के लिए। तो हमारी जीत निश्चित है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि लोग भी समझ पाए कि आखिर क्या है पूरा ये जो आप सुन भी रहे हो इन दिनों न्यूज़ की। भाई जो कतर की जेल में ये कैद थे, फाइनली ये बाहर आ गए हैं और जल्दी भारत आ जाएंगे। तो आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए, हमारे 2 भारतवासी लौट रहे हैं। तो आप अगर मेरे को फॉलो नहीं करते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, जो मेरा यूज़र नेम है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।